नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे साथ नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और AINPSCF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी हैं। इनके साथ इन्होंने हमें समझाया था कि कैसे वो दो रास्ते, बस दो रास्ते, दो कदम, जिससे सरकार देश भर के तमाम कर्मचारियों की मांग मान सकती है, देश भर के तमाम कर्मचारियों को खुश कर सकती है, अपने पाले में ला सकती है कि सरकार ने उनकी मांग मान ली। कि वो दो कदम क्या थे जिससे इस अभी जो मौजूदा पेंशन प्रणाली है NPS नेशनल पेंशन स्कीम, उसको OPS का रूप दे देगी। ये वीडियो हमने आपको पिछली दफा समझाया था। वो वीडियो आप जो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो उसमें OPS वर्सेस NPS का सेक्शन, उसमें आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए सब देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप वहां देख सकते हैं कि कैसे वो दो कदम, कैसे वो दो रास्ते सरकार को कर्मचारियों का प्रेमी बना सकता है, कर्मचारियों का वोट दिला सकता है। तो आज इस वीडियो में, जैसा पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो क्या सिर्फ एक, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक कदम सरकार लेगी, जो UPS अभी आने वाला है वो OPS हो जाएगा। ये मंजीत जी ने हमें पिछले वीडियो में कहा था। तो हमने कहा था कि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी ज़्यादा देर तक शायद ना सुन पाए। हमने कहा उस पर अलग से करेंगे और छोटा बहुत आप भी समझ पाएंगे उसको। तो मंजीत जी, हम वादे के अनुरूप फिर से आपके पास हैं, आप वो समझाएं कि वो एक रास्ता क्या है जो आपने कहा था कि UPS में, NPS में तो दो रास्ते लेने पड़ेंगे, दो कदम चलने पड़ेंगे। तो अगर सरकार दो कदम नहीं लेना चाहती है तो UPS में ही एक कदम ले ले तो ये OPS हो जाएगा जी। तो वो एक रास्ता क्या है? और साथियों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले अब तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल को सपोर्ट करता है, हमारे मन को बढ़ाता है कि बहुत हम चलो कुछ तो कर रहे हैं, आपको जो पसंद आ रहा है। और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो ज्वाइन भी कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि उसके संसाधन के लिए तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है जी मंजीत जी, चंदन साहब, वो एक रास्ता कैसे UPS OPS होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को भी बता दूं कि भले ही सरकार NPS से UPS की तरफ गई है, लेकिन ये OPS से महज एक कदम बचा है। भले ही हमने UPS को नकार दिया है, उसे अस्वीकार कर दिया है, लेकिन इससे OPS का रास्ता खुल गया है। नहीं, आप तो कहते रहते हैं कि हमको नकारना नहीं, हमको आप OPS जैसी चीज दे दो। बिल्कुल चंदन साहब, देखिए मैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। 30 मार्च 2021 को जब हमने एक गजट निकलवाया था भारत सरकार से डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में, जिसमें सरकार ने कहा कि अगर NPS किसी कर्मचारी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो अब उसको एक विकल्प दिया जाएगा। वो विकल्प ये होगा कि उसका पूरा पैसा ब्याज सहित उसके परिवार को मिल जाए, और जितनी उसकी सैलरी थी उसकी आधी, यानी OPS वाली पेंशन उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो आधी OPS तो 30 मार्च 2021 को हमने बहाल करवा ली थी। अच्छा, बिल्कुल, बस वो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस तक सीमित है। अगर वही आप सोचिए चंदन जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं चाहूंगा कि दर्शक भी बहुत ध्यान से सुने, समझें। डेथ एंड डिसेबिलिटी, मान लीजिए किसी आदमी की नौकरी 30 साल की है, ठीक है, वो आदमी 29 साल 11 महीना नौकरी किया और मर गया, ठीक है, तो उसके NPS अकाउंट में से जितना कर्मचारी का अंशदान है, जितना उस पर ब्याज है, वो पैसा निकाल करके उसके परिवार को दे दिया जाएगा, ठीक है। प्लस उसके परिवार को 50% यानी लास्ट बेसिक सैलरी का और प्लस डियरनेस अलाउंस, वो एज फैमिली पेंशन उसके परिवार को मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि OPS वाली पेंशन, ठीक है ना। फिर उस पर वही रूल लगेगा, जब वो पेंशनर या जो मतलब जो फैमिली पेंशन वाली जो पेंशनर महिला होगी, वो जब 80 साल की हो जाएगी तो उसकी पेंशन बढ़ेगी, फिर वो 85 की होगी, 90 की होगी, फिर पेंशन बढ़ेगी, कुल मिलाकर के। जबकि देखिए 29 साल 11 महीने नौकरी करने के बाद अगर मरता है तो उसको OPS ही मिलता है। अगर 1 महीना और नौकरी कर लिया, पूरी नौकरी हो गई, तो वो NPS मिलेगी उसको पेंशन। समझ रहे ना? यानी कि 1 महीने पहले तक अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी का केस है तो सरकार उसमें दे चुकी है OPS। अब हम जो बात कह रहे हैं उसी नियम को रिटायरमेंट के बाद भी लागू कर दो। अच्छा,
अब समझ गए आप? हाँ, मतलब उसी नियम को अगर रिटायरमेंट के बाद भी लागू किया, जब आप एक महीने जो पहले वही दे रहे आपको हो, ओपीएस मिल रहा है वही ओपीएफ फिर आपको, सिंपल सी बात है। यही एक रास्ता। बिल्कुल, डेथ में भी, डिसेबिलिटी में भी सरकार अपना पैसा वापस ले जाती है। हम कह रहे हैं नौकरी पूरी होने के बाद भी वापस ले लो, बस यही एक रास्ता। बस अब बताते हैं हाँ। यूपीएस में कैसे वो पॉसिबल है। अच्छा, यूपीएस में सरकार ने कह दिया कि अगर 25 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा है तो हम उसको 50% पेंशन देंगे। हाँ। यानी उसी रास्ते पे आ गई। हाँ। भले ही उसने ये कहा कि लास्ट बेसिक का नहीं देंगे बल्कि एवरेज निकाल करके देंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बमुश्किल 1-8% का फर्क पड़ेगा, और वो भी उनके केस में जिनका मान लीजिए इसी महीने प्रमोशन हुआ और अगले महीने रिटायर हो गए, है ना, तो वहां 2-3 हजार रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो वहां पर 1,500 रुपए का अंतर आ सकता है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो उसको हम निग्लेजिबल मान करके चल रहे हैं। सरकार ने कहा 25 साल की नौकरी के बाद हम आपको 50% पेंशन देंगे, डीए भी देंगे, डीए भी वही दे दिया जो हमारी डिमांड थी वो दे दिया। अब उसने कहा हम सारा पैसा ले लेंगे, तो बस सरकार ये कहते हैं हम सारा नहीं लेंगे बल्कि केवल सरकारी हिस्सा वापस लेंगे, उस पर लगा हुआ ब्याज लेंगे और कर्मचारी वाला हिस्सा उनको लमसम के रूप में वापस कर देंगे। और यही उनकी मांग, यही कर्मचारियों की, यही हमारी मांग है। इसी को तो हम ओपीएस कहते हैं, इसी को ओपीएस कहते हैं। हो गई ओपीएस। अब केवल एक कदम दूर है, सरकार केवल ये कह दे कि लमसम के रूप में कर्मचारी वाला अंशदान, उस पर जितना ब्याज है हम वो सब वापस कर देंगे, बस खत्म बात। आपको समझ में आया? लेकिन मंजीत जी आप ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता है चुटकी का खेल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ये चुटकी का खेल है, अगर ये लगता है कि ऐसा ही हो सकता है, ये तो आप लग रहे कैसे कबूतर उड़ा दिए हो गया। बिल्कुल नहीं तो ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही? इतना सरकारी कर्मचारियों का नाराजगी मोल क्यों ले रही है? अब अच्छा सवाल किया आपने। कह रहे कि इसके कारण, इसी ओल्ड पेंशन के कारण सरकार को नुकसान झेलना पड़ा चुनावों में। बिल्कुल। तो आखिर जब ये इतना आसान आप बताते हैं ऐसे हो गया तुरंत, तो आखिर सरकार इसको क्यों नहीं कर रही? मतलब ये क्या कारण? ये अच्छा सवाल है, सरकार कर क्यों नहीं रही है चंदन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको समझने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट हैं, दोनों की समस्याएं बहुत अलग हैं, बहुत जटिल हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आदमी 27 साल की उम्र के बाद नौकरी में नहीं आ सकता। अगर वो SC ST OBC है तो मैक्सिमम वो 32 साल की उम्र तक नौकरी में आएगा। अगर कोई आदमी 32 साल की उम्र में भी नौकरी में आता है तो उसको कितना साल मिलेगा नौकरी में? 28 साल, 28 साल, क्योंकि 60 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं है, तो वो 28 साल मिनिमम नौकरी करेगा। अब आते हैं स्टेट्स में, 25 साल हो जाएगा उसका पूरा, मतलब उसको तो 25 फिर भी पूरा हो रहा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसकी नौकरी 25 साल से कम की हो, नुकसान हो। यस। अब आते हैं स्टेट्स में, क्योंकि पॉलिसी किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एडॉप्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स ने। अब स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों में आने की जो उम्र की जो सीमा है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और जो दिल्ली की जो सत्ता है, केंद्र की जो सत्ता है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उत्तर प्रदेश में अकेले तकरीबन 15 लाख से ज्यादा NPS कर्मचारी हैं। कितने? 15 लाख से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 28-29 लाख हैं NPS। आधा तो केवल उत्तर प्रदेश में है, बड़े बड़े राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी राज्य आंध्र प्रदेश बचे हुए हैं। अब समझिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी के लिए भी नौकरी में आने की उम्र 40 साल सबके लिए फ्री है। जनरल कैंडिडेट 40 साल तक कहीं भी अप्लाई कर सकता है, OBC है तो 43 साल तक अप्लाई कर सकता है, और SC ST कम्युनिटी से है तो 45 साल तक वो नौकरी में आ सकते वो आया नौकरी करके तो फिर तो अब आगे समझिए, अभी भी राज नहीं खुला है। अगर एडेड स्कूल में टीचर बनना है, मतलब इन 15 लाख में जो मैक्सिमम कर्मचारी हैं वो एडेड स्कूल के टीचर हैं, जिन्हें आप कहते हैं सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी कहते हैं। उन क्या है, वित्त पोषित, तो वित्त तो सरकार से मिलता है लेकिन वो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। अब वहां पर दिक्कत है, वहां पर एज बाउंडेशन ही नहीं है। अगर आप 59 ईयर्स के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए और टीचर बन जाइए और अगले साल रिटायर हो जाइए। अब आप सोचिए कि जो आदमी 50 साल में नौकरी में आ रहा है, 40 साल में नौकरी में आ रहा है, 45 साल में नौकरी में आ रहा है, उसकी नौकरी ही बहुत कम दिन की है। कोई 15 साल में रिटायर हो रहा है, कोई 12 साल में रिटायर हो रहा है, कोई 14 साल में रिटायर हो रहा है। ऐसे ही बाकी राज्यों में भी स्थिति है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में 1,80,000 NPS में है लोग, उनमें से करीब 1 लाख लोग पैरा टीचर्स हैं।
जिनको 40-45 साल की उम्र में रेगुलर किया गया। अब जो 45 साल की उम्र में रेगुलर हुआ, मतलब नौकरी में 45 साल में आया, उसको 15 साल बाद रिटायर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जबकि 33 साल की नौकरी के बाद 50% का प्रावधान है पेंशन में, ओपीएस की 33 ईयर्स। तो 33 साल तक तो वैसे ही कोई नहीं पहुंचते वहां, 1% 2% लोग फुल नौकरी कर पाते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास समस्या ये फंसी कि अगर वो 25 साल से कम कर देती है तो इस सेंट्रल वालों के पास प्रॉब्लम नहीं है, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे स्टेट्स। लेकिन वो कम नौकरी करने वालों के पास चूंकि फंड भी नहीं होगा, फंड इकट्ठा नहीं होगा, तो वो पूरा बर्डन स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी पर पड़ जाएगा। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है जी। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए जो आदमी 15 साल नौकरी करेगा उसके पास कार्पस तो होगा नहीं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश में तो ये हाल था कि पिछली गवर्नमेंट में 10 साल तक एनपीएस का डिडक्शन, एनपीएस तो लागू कर दिया, लेकिन 10-12 साल तक सरकार ने एनपीएस का कर्मचारी से डिडक्शन नहीं किया। पिछली सरकार मतलब तो सपा गवर्नमेंट थी। अच्छा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आप मतलब सपा सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं किसी सरकार, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा एजेंडा या मेरा मतलब पॉइंट आउट करना सपा को नहीं, मैंने इसलिए सरकार कहा था, पिछली सरकार, लेकिन आपने उसे खोद के निकाला कौन था सत्ता में। अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अब मैं कहूंगा कि अखिलेश जी की सरकार थी। लेकिन आप फिर जोड़ लेंगे अखिलेश जी सपा के आदमी है, सपा सरकार के मुखिया है। हमारा मुद्दा पार्टी से नहीं है, सरकारों की अपनी मुसीबतें, अपने चैलेंजेस होते हैं। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन 10 साल, सच तो यही है, सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने 10 साल, चलिए आप ही की बात है, सरकार ने नहीं दिया, पिछली सरकार ने, ठीक है। अब उन लोगों के पास कंट्रीब्यूशन नहीं, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, अब वो रिटायरमेंट पे पहुंच गए, कार्पस जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। कार्पस जीरो तो एनपीएस इज बेस्ड ऑन कार्पस सिस्टम, कार्पस जीरो, कार्पस कम तो पेंशन कम, कार्पस जीरो तो पेंशन जीरो। ये प्रॉब्लम आ गई। अब सरकार, केंद्र सरकार क्या कहती है कि हम एक ऐसे विकल्प की तलाश में हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू सिस्टम चरमरा ना जाए। तो उन्होंने 25 साल की बंदिश लगाई। अब देखिए राजस्थान वालों को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनके यहाँ 25 साल पहले से, 28 साल थी, अशोक गहलोत जी ने उसको 25 साल कर दिया, वो 25 साल पहले से ही है। पंजाब वालों को कोई तकलीफ नहीं, हिमाचल वालों को कोई तकलीफ नहीं, छत्तीसगढ़ वाले तो खुश हैं क्योंकि उनके यहाँ 33 साल थी, 25 हो गई, वो खुश है। हाँ, यूपी में 20 ही साल था, वो नाराज हैं क्योंकि उनको 5 साल ज्यादा करनी पड़ेगी नौकरी। सेंट्रल वाले और ज्यादा नाराज हैं। मतलब हर राज्य में जो है, जो उनके वहाँ के कंडीशन है उसके अलग अलग हैं, कर्मचारी नाराज और खुश हो रहे हैं। जैसे यूपी वालों को 20 साल के बाद ही पेंशन 50% मिल जाती थी, तो वो खुश थे, उनको लग रहा है कि 5 साल और करना पड़ेगा। यूपी वाले नाराज हैं, यूपी वाले नाराज हैं। जहाँ के सबसे ज्यादा आधे छत्तीसगढ़ वाले खुश हैं क्योंकि उनको 33 साल करनी पड़ती ना, अब उन्हें 8 साल बच गए उनके। तो ये आप समझिए पेंच कितना, मतलब नेता लोग में कहते हैं ना कि नेता एक ऐसी बिरादरी, तो कैसे खेल कर दिया कि यूपी वाला खुश है कि ठीक है, बड़ी नाराज हो गया कि भाई ज्यादा करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वाला कह रहा प्रसाद मिल गया भगवान का कि भाई 33 से 25 में ही मिल जाए। जी, तो ये, लेकिन सबसे ज्यादा लोग तो हमारे नाराज है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्वालिफाइंग सर्विस के बाद कभी भी कोई रिटायर हो जाता तो उसको फुल पेंशन थी, मतलब 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद। ये क्या जानबूझ के सरकार ऐसा किया है? ये जानबूझ के किया है। अच्छा। सरकार ने जब रिव्यू कमेटी बनाई तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेशन लिए, उनकी मतलब उनकी समस्या को सुना, समझा और इस नतीजे पर पहुंची, तो उसने 25 साल कर दिया। अब 25 साल से जो पैरामिलिट्री के जवान है वो 20 साल की नौकरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते थे और घर चले जाते थे, उनके साथ समस्या खड़ी हो गई। असली समस्या तो खड़ी ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ हुई है, वो चाहे पैरामिलिट्रीज के हों और चाहे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, उनके साथ समस्या खड़ी हुई। स्टेट गवर्नमेंट वाले तो केवल उनके साथ ये समस्या हुई है कि सरकार ने कहा हम सारा कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, यानी एम्प्लॉय वाला भी और एम्प्लॉयर वाला भी। तो सरकार को कर्मचारी का अंशदान तो वापस करना ही पड़ेगा, केवल एक समस्या है हमारी नज़र में। दूसरी समस्या जो 25 साल को घटा करके 20 साल कर रहा है ना, ये बड़ी समस्या नहीं है, सरकार इस पर आएगी, इस पर आएगी, कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अभी हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, 27 अगस्त को पत्र लिखा है, उस पर भी काफ़ी मतलब सरकार पॉजिटिव है, जितना कि मैंने अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया कि सरकार चाहती तो है, लेकिन स्टेट्स के साथ ये बड़ी समस्या फंस रही है। तो देखते हैं कि 25 साल से कितना घट करके नीचे आती है। बाकी हम अपने कंट्रीब्यूशन को नहीं छोड़ेंगे, बस वही एक मेन लड़ाई बची है हमारी। तो मंजीत चलिए ये भी समझ में आ गया कि ठीक है, इतना बस चुटकी का काम है कि यूपीएस को हम ओपीएस बना सकते हैं ना, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार क्यों नहीं मान रही वो भी आपने बताया जी। तो ये भी बता दीजिए कि सरकार आखिर एनपीएस को खत्म मतलब कर क्यों नहीं दे रही, ओपीएस मान क्यों नहीं ले रही कि चलो ठीक है जाने दो ओपीएस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि
ओपीएस बहाल हो लेकिन एनपीएस को खत्म करके बहाल हो। हाँ देखिए दो बातें हैं। हाँ, ओपीएस बहाली हम भी चाहते हैं, क्योंकि इसी की लड़ाई चल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल कर्मचारी करें चंदन जी, तो मैं आपके- एकदम स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ हम सबको ओपीएस चाहिए, ठीक है ना। वो जेसीएम वाले भी कहते हैं तो हम सबको ओपीएस, चाहिए। हम सबको ओपीएस चाहिए। हाँ। ओपीएस मिलने के दो रास्ते, हाँ समझ रहे हैं, दो रास्ते। एक है एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को बहाल करना, हाँ ठीक है ना। हाँ ओपीएस के लिए जरूरी है पहले एनपीएस को खत्म किया जाए। हाँ। दूसरा रास्ता है कि एनपीएस में वो दो बदलाव जो हमने पिछली बार आपके वीडियो साथ में मीटिंग बताया। में हमने बताया था, दो बदलाव कर दे और एनपीएस ही ओपीएस बन जाए। हाँ, हाँ। अब देखिए दूसरा जो हमने रास्ता बताया वो काफी आसान है। अब हम बात करते हैं पहले रास्ते पर, जिसमें एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को बहाल करते हैं। उसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों सरकार उस तरफ नहीं बढ़ रही है, इसको समझने की जरूरत है। इतना आसान नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगर इतना आसान होता तो कांग्रेस इसे लोकसभा के मैनिफेस्टो में जरूर डालती। चंदन जी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 अक्टूबर को जो रामलीला मैदान में जो रैली हुई वो रैली नहीं, सुनामी थी। कई लाख लोग रामलीला मैदान में जुटे, लगभग पूरा विपक्ष उस रैली के मंच पर मौजूद था। अक्टूबर में और दिसंबर में मैनिफेस्टो जारी होता है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय लेवल पर ओपीएस को अपने एजेंडे में नहीं डाला। तमाम कर्मचारी नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले, राहुल जी से मिले, प्रियंका जी से मिले, बावजूद उन्होंने सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला, जबकि उनके मैनिफेस्टो में 25 गारंटी थी। तो इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते कि मतलब एक तरफ तो पार्टी ओपीएस के फेवर में खड़ी है और दूसरी तरफ जब मैनिफेस्टो में डालने की बात आती है तो मना कर देती है। यही तो मैं आपसे समझ रहा, आप कह रहे हैं कि चुटकी में हो जाएगा, तो ना सरकार तो नहीं दे रही है, कांग्रेस जो विपक्ष है वो भी अपने मैनिफेस्टो, मैं यही बताना, आप कैसे करेंगे? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को बहाल करना मुश्किल है। अच्छा, एनपीएस को बदल करके ओपीएस में बदलना ये उतना मुश्किल नहीं है। अब मैं बताता हूँ एनपीएस को खत्म करने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये लोग जब समझेंगे तब वो जो एक शगुफा है हू बहू वाला, हू बहू हम भी चाहते हैं और हू बहू ही कराएंगे, लेकिन एनपीएस को खत्म करके नहीं, एनपीएस को मॉडिफाई करा के कराएंगे। अब बताते हैं क्यों मुश्किल है। आज एनपीएस में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, ठीक है, और 15 लाख करोड़ का मतलब हर यूनिट की यानी हर शेयर की कीमत 45 रुपए है। आज से 3-4 साल पहले इस यूनिट की, इस शेयर की जो वैल्यू थी वो 20 रुपए के आसपास थी। 4 साल में ये कितनी हो गई? 2 गुने से ज्यादा हो गई। आज हर महीने पूरे देश में 91 लाख एनपीएस कर्मचारी है जिनकी जेब से 10% सैलरी कटती है एनपीएस के रूप में, और उसके एवज में सरकारें 14% डालती है, यानी 91 लाख कर्मचारियों की 24% सैलरी के बराबर पैसा हर महीने मार्केट में जाता है। जानते हैं आप कितना होता है? वो 12,000 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, हर महीने। और ये 12,000 करोड़ जाता है 3 कंपनियों में बंटता है। तीनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई, यानी इन तीनों कंपनियों को 4-4 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं हर महीने। अगर एनपीएस को खत्म कर दे, मान लीजिए आज स्क्रैप कर दिया, तो कल से ये पैसा उनको मिलना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ना? क्यों भाई? एनपीएस से पैसा कट के जा रहा है ना, एनपीएस से कट, हमारी जेब से जब एनपीएस में कटना बंद हो जाएगा तो वहां तक जाएगा ही नहीं। सरकार का जो 14% है वो भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कल से एलआईसी को, यूटीआई को, एसबीआई को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अब समझिए 2 साल पहले भारत सरकार ने इडबी की 1/3 हिस्सेदारी बेची थी 60,000 करोड़ की। ये कहा कि हम नहीं चला पा रहे हैं। भारत की 19 बैंकों को आपस में मर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं, केनरा बैंक बन गई, सिंडिकेट थी, केनरा बन गई, फलानी बैंक थी, ढमकानी बन गई, कई बैंकों को मर्ज किया क्योंकि बैंक सेक्टर घाटे में चल रहे हैं। अब क्या होगा? जब इनको कल से पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकी मार्केट बंद, इनकी क्रेडिट वैल्यू नीचे, और हमारा जो 15 लाख करोड़ ऑलरेडी जमा है, जिसकी एक शेयर की कीमत कितनी है मैंने बताई? 45 रुपए। शेयर मार्केट नीचे आएगा, 45 रुपए से घट के उसकी कीमत फिर 20 रुपए हो जाएगी। हो सकता है उससे भी नीचे चली जाए। तो जो हमारा, जैसे मेरा आज 42-44 लाख रुपए है एनपीएस अकाउंट में, वो घट करके 20 लाख रह जाएगा। तो सरकार 18 महीने का एरियर नहीं दे पा रही डीए का, 3 साल हो रहे हुए जा रहे, नहीं दे रही। तो आप ये सोचो कि 15 लाख करोड़ रुपए वो कहां से पूरा करेगी? मतलब एक नई समस्या फंस जाएगी। ओपीएस बहाल हो गई, फिर ये तो बात वही हो गई कि ओपीएस बहाल तो हो गई लेकिन पेंशन किसी को नहीं मिल रही। समझिएगा चंदन जी, ओपीएस बहाल होने के साथ साथ हमें पेंशन मिलना भी जरूरी है। अगर हम रिटायर हो तो हर महीने हमें हमारी पेंशन हमारे अकाउंट में आ जाए। पता लगे 6 महीने हो गए हमारी पेंशन ही नहीं आ रही अकाउंट में, ये कैसी ओपीएस है? इसलिए
सरकार इस रिस्क को नहीं लेना चाहती है कि हम इसको स्क्रैप कर दें, पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए, इसलिए वो इसमें अमेंडमेंट करके एनपीएस को ही ओपीएस बना सकती। ये एक आसान स्टेप है बजाय एनपीएस को खत्म करने की। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, जिसको राजनीति करनी है वो कहेगा नहीं 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 हूबहू ओपीएस, क्योंकि उसका एजेंडा तो राजनीति है ना। हूबहू ओपीएस आएगी नहीं इतनी आसानी से, पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँगा अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल भी नहीं है। वो आएगी नहीं तो अपना राजनीति चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा, चंदा चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा ये है, हमने 30 मार्च 2021 को जिनकी डेथ हुई, जो डिसेबल हुए, उनको न्याय दिलाया, और बहुत जल्दी यूपीएस को भी अमेंड करा करके ओपीएस बनवा करके सबको न्याय दिलवाने का है, और वो हम कराएंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी से, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की, जो हमने कहा था आपको, कि कैसे वो एक रास्ता, कि कैसे वो यूपीएस जो आने वाला है वो बिना कुछ किए ओपीएस बन जाएगा। और उसके साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की, जो मनजीत जी ने बताया, कि आखिर सरकार इससे, इतने सरकारी कर्मचारियों के देशव्यापी आंदोलन के बाद भी सरकार क्यों नहीं मान रही है कर्मचारियों की मांग, क्यों नहीं ओपीएस को जो है वो पूरा कर दे रही है। तो साथियों, आप इस पर अपने विचार अपने कमेंट में भी दें, बताएं कि आखिर आप इस लॉजिक से, इस जो बताया उन्होंने कि एक रास्ते से कितने सहमत हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।